बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है रोमाटोलॉजी और प्रायोरिटी टॉपिक्स की सिस्टम। हमें आइडिया हो कि इसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और किन चीजों पे हमने फोकस करना है। तो सबसे पहली जो हमारे पास डिजीज है दैट इज एसएलई और सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। तो एसएलई बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेवलेंट है, स्पेशली फीमेल्स ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज जो है वो प्रेजेंट करती हैं विद एसएलई। तो फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक भी है, पेपर में बहुत बहुत दफा आता है। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूछा जाता है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस पूछी जाती हैं, ट्रीटमेंट पूछा जाता है, तो आपने वो सब अच्छे तरीके से करना है। टाइप्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गिव अ रीड। नेक्स्ट ये उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो क्लिनिकल फीचर्स आपने अच्छी तरह से करने हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ एक बहुत खूबसूरत सा टेबल बना हुआ है स्टेप अप में, वो आपने ये वाला टेबल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ये एसएलई का। ये आपने 11 फीचर्स हैं और ये 11 आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। क्लिनिकल क्राइटेरिया क्या है और इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया क्या है, तो ये दोनों क्राइटेरिया क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, बुक तो हमने डिस्कस की नहीं। रोमाटोलॉजी के लिए जो बेस्ट बुक है दैट इज स्टेप अप। अगर कोई अपनी मर्जी से डेविडसन से पढ़ना चाहता है तो वो वहां से पढ़ सकता है, लेकिन आपको रोमाटो बिकॉज स्टेप अप से आपका सब कुछ कवर हो जाता है, चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत अच्छी लिखी हुई है, ठीक है। डायग्नोसिस है तो डायग्नोसिस में आपने जितने भी डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं वो अच्छे तरीके से कर लेने हैं। अगर आप क्राइटेरिया कर लेते हैं तो आपको डायग्नोस करने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट है, तो इन्वेस्टिगेशंस में आपको इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स पता होने चाहिए, और ट्रीटमेंट में ऑटोइम्यून डिजीज है तो फिर अमीनो सप्रेसिव थेरेपी दे रहे होते हैं, ठीक है। ये फ्लो चार्ट है, डायग्नोसिस आपने कैसे बनाना है एसएलई का ये करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट भी आपने अच्छी तरह करना है, क्योंकि कोई डिजीज जितनी भी इंपॉर्टेंट हो, दो चीजें आपको उसकी मिस नहीं करनी होती किसी सूरत। एक डायग्नोज किस तरह बनाना है आपने, और दूसरा आपने ट्रीट किस तरह करना है उस डिजीज को, ठीक है। उसके बाद ये टेबल बना हुआ है डिफरेंट कौन कौन से याद ना करें, जस्ट गिव अ रीड, ठीक है। ये था एसएलई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। रोमाटोलॉजी स्टेप अप से करनी है बेटा, ठीक है। मैं बुक ग्रुप में भी बुक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसएलई के बाद सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। तो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस इज अ सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक। बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका सिनेरियो आ जाता होता है, ठीक है। तो इसमें आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बस एक दफा रीड करनी है, रेनॉल्ड फिनोमेना क्या होता है ये भी एक दफा रीडिंग करनी है। क्लिनिकल फीचर्स आपको डायग्नोसिस बनाने के लिए आने चाहिए एज सच, जिस तरह एसएलई का क्लिनिकल क्राइटेरिया पूछते हैं इस तरह ये इसमें नहीं पूछते, ठीक है। उसके बाद है डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से डायग्नोस करना है, बल्कि आप डायग्नोसिस में जो फीचर्स हैं वो रोमाटोलॉजी में आपने याद करने हैं कि कौन सी चीज रेज कर रही है। यहाँ पे डिफरेंट इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स हैं, डिफरेंट एंटीबॉडीज हैं, तो वो हर डिजीज के लिए स्पेसिफिक हैं, इसलिए आप जनरल कुछ भी नहीं लिख सकते। आपने जो स्पेसिफिक चीजें हैं, ये स्पेसिफिक टेस्ट हैं, उसके नाम याद करने ही करने हैं। उसके बाद है इसकी दो टाइप्स होती हैं, तो डिफ्यूज वर्सेस लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा क्या होता है। ये बहुत अच्छा टेबल है, अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है सबको। अभी तक हमने दो ही चीजें डिस्कस की हैं, एसएलई और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। यहाँ और हमने ये बात डिस्कस की है कि रोमाटोलॉजी जो है वो स्टेप अप से करनी है।
क्योंकि स्टेप अप से हर चीज कवर हो जाती है। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है या किसी को आवाज नहीं आ रही? प्यारे बच्चों, कहाँ गए हो सारे? नहीं, ये पीडीएफ मार्क नहीं मिलेगा, आपको वीडियो मिल जाएगी रिकॉर्डेड, आप उससे देख के बेशक अपनी बुक पे मार्क कर लें, बल्कि बेहतर ये है कि आप अभी साथ साथ अपनी बुक खोल लें और मार्क करते जाएं, ठीक है? क्योंकि बाद में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप स्पेशल वीडियो देखें और मार्क करें, तो फिर चीजें पेंडिंग रह जाती हैं। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है रोमाटॉइड अर्थराइटिस। तो रोमाटॉइड अर्थराइटिस इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका बहुत दफा सिनेरियो आता है रोमाटोलॉजी में। दो चार चीजें हैं जो बहुत रिपीट होती हैं, उसमें से एसएलई है एक, और एक रोमाटॉइड अर्थराइटिस है, ठीक है? तो रोमाटॉइड अर्थराइटिस आपने बहुत डिटेल में करना है, आपने क्लिनिकल फीचर्स भी इसके याद करने हैं कि कौन से ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस है तो उसका क्या मतलब है और कितनी देर रहेगी, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ मॉर्निंग स्टिफनेस इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन रोमाटॉइड अर्थराइटिस एज कम्पेयर टू एनी अदर डिजीज, ठीक है? बाकी में भी मॉर्निंग स्टिफनेस मिलती है, लेकिन हम रोमाटॉइड अर्थराइटिस नहीं कहते उनको, क्योंकि उनमें ड्यूरेशन कम होता है, ठीक है? आपने देखना है कि कौन कौन से ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन को एन्यूमरेट नहीं करने का कहा गया आपको कि हैंड डिफॉर्मिटीज जी बताएं, लेकिन ये पूछ भी सकते हैं, स्पेशली ऑस्पी में और वाइवा में पूछते हैं ये बातें कि कौन से ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर कोई ज्वाइंट इन्वॉल्व है तो उसमें कौन सी फाइंडिंग आएगी। जैसे अगर बॉटनर्स डिफॉर्मिटीज है तो उसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंशियल ज्वाइंट है वो फ्लेक्स्ड है और डिस्टल वाला जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड है। इसी तरह स्वान नेक कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट ये ग्राफ्स वगैरह हैं, इनकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट है, और ये आपको पता है कि ये आपने अच्छी तरीके से करना है, ठीक है? ये डायग्राम भी बनी हुई है डिफरेंट डिफॉर्मिटीज की, ये भी देख लेनी है आपने। उसके बाद है ये टेबल जिसमें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस बताई हुई रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, ये भी आपने स्किप नहीं करनी। सिर्फ जनरल सी आपने नहीं लिखनी, आपने स्पेसिफिक वाली लिखनी है। बेशक सारी ना याद करें, दो दो तीन तीन कर लें सिस्टम वाइज के। पल्मनरी है तो उसमें एक दो याद कर लें, कार्डिक में एक दो याद कर लें, लेकिन आपने ये याद लाजमी करनी है, ये पूछी जाती है आपसे। उसके बाद है डायग्नोसिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। तो डायग्नोसिस में आपने किस तरह से करना है कि इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस होगा, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे उनके आपने नाम लिख देने, ठीक है? और हायर लाइवलीहुड कब है, जब 3 या उससे ज्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ट्रीटमेंट है, इतना ज्यादा नहीं है, आपने अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, जो ट्रीटमेंट की डिटेल है ना वो आपने नहीं करनी होती, जैसे मैकेनिज्म नहीं करने होते, क्योंकि वो आपसे नहीं पूछे जाते, ठीक है? लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको कि अगर हम ये ड्रग दे रहे हैं इस डिजीज में तो क्यों दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डाउट। मार्क लेक्चर नहीं मिलेगा बेटा आपको, वीडियो मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है गाउट। तो गाउट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी अक्सर यूक्यू आता है, और ये टेबल बना हुआ है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ये तीनों आपने सेपरेटली भी करने हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमाटाइड आर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस, लेकिन आपको डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए, क्योंकि इनका सिनेरियो फिर कंफ्यूज हो जाता है। जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम टॉपिक कवर करेंगे लेक्चर में, तो तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपने कोई इतना कंफ्यूज नहीं होना कि रोमाटोलॉजी मुश्किल है, इट इज वेरी इजी, सबसे इजीली रोमाटोलॉजी का सिनेरियो पिक होता है, ठीक है? लेकिन आपने थोड़ा चीजों को को रिलेट करके पढ़ना है। इसी तरह इसका डायग्नोसिस करना है और ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत लंबा दिया हुआ है,
आपने डिटेल नहीं करनी ट्रीटमेंट की, आपने बस मेन हेडिंग्स करनी है और ड्यूरेशन। हाँ, बाकी किसी भी सिस्टम में हमने ड्रग्स की नहीं पढ़े ड्यूरेशन के, कौन सी ड्रग हम कितने ड्यूरेशन के लिए देंगे। लेकिन रोमाटोलॉजी में आपने ये चीज करनी है कि कोई अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो कितने ड्यूरेशन के लिए दे रहे हैं, क्योंकि रोमाटोलॉजी में ड्यूरेशन पूछे जाते हैं। पेपर में भी अगर आप मेंशन कर दें तो इट लीव्स अ गुड इम्पैक्ट। ठीक है, उसके बाद सूडो गाउट है, तो सूडो गाउट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक दफा रीड कर लें, ये ऐसा कभी भी नहीं पूछा जाता। अच्छा, ये जो फ्लो चार्ट है ना, इवेल्युएशन ऑफ जॉइंट पेन, ये आपने करना है एक दफा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि अगर कोई भी जॉइंट पेन के साथ प्रेजेंट करेगा तो हमने उसको किस तरह से लेके चलना है, हमने जहन में क्या क्या चीज। उसके बाद है पैथीज, तो इडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज ये एज सच नहीं पूछी जाती। सीरो नेगेटिव पूछी जाती हैं आपसे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो आपने ये अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। सीरो नेगेटिव्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, इसके भी आपको 3-4 नाम आने चाहिए, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद इसी तरह इसके क्लिनिकल फीचर्स आपको डायग्नोसिस बनाने के लिए आने चाहिए। अच्छा, डायग्नोसिस में बैम्बू स्पाइन नहीं भूलना, ये अक्सर वर्ड आता है सिनेरियो में, ताकि फिर आपको जो डायग्नोस करने में आसानी हो। 1-2 डायग्नोस्टिक पॉइंट होते हैं रोमाटोलॉजी में, जो अगर आप पिक कर लेते हैं तो रोमाटोलॉजी इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। लेकिन अगर आप उसके कर देते हैं तो आप सिनेरियो में फिर कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने डायग्नोस्टिक पॉइंट ढूंढना होता है सिनेरियो में। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट बस छोटा सा ही है, ये आपने कर लेना है, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सोरियाटिक आर्थराइटिस है। उसके बाद है वस्कुलाइटिस। वस्कुलाइटिस में से जो लार्ज वेसल वस्कुलाइटिस है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू मीडियम वेसल एंड स्मॉल वेसल वस्कुलाइटिस। इसलिए लार्ज वाला आपने थोड़ी डिटेल में करना है और अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स भी अच्छे तरीके से करने हैं। जो डायग्नोस्टिक जो यहाँ पे क्विक हिट बने होते हैं ना स्टेप अप में, वो आपने मिस नहीं करने होते, क्योंकि वहां से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर होती हैं। इसी तरह इसका भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना है। देन मीडियम वेसल वस्कुलाइटिस है, उसमें से पैन मतलब पोलीआर्थराइटिस नोडोसा इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक है, लेकिन करना है आपने, ठीक है। इसमें रोजरी साइन आता है, ये बात याद रखनी है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट छोटा छोटा सा 2-2 लाइनों का, ये एक दफा आपने कर लेना है, ठीक है। चलिए जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह साथ साथ बताते रहेंगे कि जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे कि उसमें क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस पे आपने फोकस करना है। ये एक ओवरव्यू था ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, रिमेटोलॉजी सारी स्टेप अप से करनी है, आपको डेविडसन से करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने ओन पे कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको सजेस्ट नहीं करते कि आप डेविडसन से करें, क्योंकि स्टेप अप हर चीज कवर करती है आपकी। आपने रोमाटोलॉजी का कोई भी टॉपिक अगर स्टेप अप से करना है तो कुछ भी मिस नहीं करना। आपने कोई हेड्स करने हैं अच्छे तरीके से, फ्लो चार्ट्स और टेबल्स भी की हमने किसी सिस्टम में नहीं किए, लेकिन रोमाटोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, वो आपने करने हैं। बाकी वही बाकी सिस्टम्स वाली बातें हैं कि आपको क्लिनिकल फीचर्स सिनेरियो डायग्नोस करने के लिए आने चाहिए। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तो आपने अच्छे तरीके से करना ही होता है हर डिजीज का, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
डेविडसन से टेबल भी रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। डेविडसन से हम आपको बता देंगे कि साथ साथ के कौन कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, लेकिन फिलहाल ये कि आपको रोमाटोलॉजी के लिए डेविडसन से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टेप अप से अगर आपकी वही चीज बहुत अच्छी कवर हो रही है तो आप क्यों डेविडसन, अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं डेविडसन तो नहीं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक दफा स्टेप अप लेक्चर के बाद स्टेप अप से पढ़िएगा, उसके बाद वही टॉपिक डेविडसन से पढ़िएगा, आपको फर्क पता चल जाएगा कि हम क्यों डेविडसन रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वहां पर अननेसेसरी डिटेल्स हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। इरफान मसूद किसी भी यूनिट के लिए हम जो आपको नहीं कहते, रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इरफान मसूद में एक तो मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है, दूसरा वो रिकमेंडेड बुक नहीं है। चलें जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो, मैम फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी के अलावा भी करना है कोई? नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी के अलावा आपने नहीं करना, आपने बस पास्ट पेपर्स करने, अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक होगा तो वो आपका वहां से कवर हो जाएगा। बाकी आपने फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी अच्छी तरीके से करने, आपका इंशाल्लाह उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कैप्लान अगर आप अपनी ओन पे करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन हम तो स्टेप अप ही रिकमेंड करते हैं रोमाटोलॉजी के लिए, ठीक है। कैप्लान से रोमाटोलॉजी देखी नहीं है मैंने, इसलिए कुछ कह नहीं सकती, ठीक है। चलें जी, ये था हमारा आज का जो लेक्चर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कोई बात ना समझ में आ रही हो तो फिर वो पूछ लें, ठीक है। नहीं, कोई सिस्टम के प्लान से नहीं करना, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करें, आप सबको बचाए रखें, अपने घरों में रहें और अच्छा अच्छा पढ़ें, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज।